हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआर फिनिशिंग साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पेपर वन की सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको मेरी जेआर फिनिशिंग साइंस चैनल पे यूजीसी नेट यूजीसी नेट जेआरएफ इसका पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स इसका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ। ये देखिए, कंप्लीट कोर्स हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स तो करवाती ही हूँ और पीवाईक्यू भी करवाती हूँ और रिवाइज भी करवाऊंगी। ठीक है, आपको मैं इस कोर्स में कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवाइज भी करवाती हूँ। और आपको पता होगा कि हम यहाँ पर कैसे स्टडी करते हैं। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस स्टडी करते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपको आप इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो, आपको स्टार्टिंग से सीखना है, आपका फर्स्ट बार आप सीख, तो इस तरह से मैं आपको लेके चलती हूँ। तो आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और अभी अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का हो चुका है कोर्स। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको पूरा करवा दिया, इसके 25 जाके देख। साथ में पीवाईक्यू जो चल रहे अपने दिसंबर वाले भी सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब चैनल दिए हैं। इसके भी 4 पार्ट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। और फेब मार्च के पीवाईक्यू भी हो गए हैं। जून के मेरे को टाइप करने हैं, अभी जून के मैं करूँगी, टाइम नहीं मिला मेरे को। ठीक है, तो क्योंकि स्लाइड वगैरह तैयार करनी होती है, आप सारा कंटेंट में, है ना। और एक बात बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमें क्या करना, मैं आपको अपनी इस क्लास में ना सब कुछ समझा देती हूँ अच्छे से। तो आपको क्या करना है, एक एक वर्ड को स्टडी नहीं करना, एक एक वर्ड को रीड नहीं करना। मैं जो समझा रही हूँ उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको वैसे तो मेरे को भी एक एक वर्ड पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट क्या है ना, स्टार्टिंग है ये मेरी। तो मैं आपको इसलिए एक एक वर्ड बताती हूँ, ताकि आपको ऐसे ना लगे कि हाँ आता नहीं है इसलिए ये नहीं पढ़ा रही। कि बच्चों के मन में ना स्टार्टिंग में ऐसे डाउट हो जाता है कि पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ाते हैं, ये छोड़ दिया है, मतलब ऐसे ऐसे डाउट्स आने लग जाते हैं कि ये लाइन क्यों छोड़ी, क्या आती नहीं है, क्या समझाएंगे नहीं, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो ज़्यादा मेन है ना। और जो चीज़ मेन होती है मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, बता भी देती हूँ साथ साथ। तो आपको जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, ये तो नहीं, देखो आगे मैं बताऊंगी। जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है, ये मान लो, हाँ। तो एक-एक वर्ड यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत है। जहाँ पर ज़्यादा पैराग्राफ एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई है, वहाँ पर एक-एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मीनिंग समझना है, क्या मीनिंग है इसका, क्योंकि ये अपना जो पेपर है, वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। आपको लिख के नहीं आना है, आप पता लगाना है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको जैसे करवा रही हूँ, आपको वैसे ही सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करनी है, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। इसका सिलेबस क्या है? ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। देखिए, हम ना अपनी अपना जो सिलेबस होता है उसको 5 या 6 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। देखो, 6 हो गए ना इसके पार्ट। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है रिसर्च का, है ना? रिसर्च का मीनिंग, उसके टाइप्स, कितने टाइप की रिसर्च होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज़्म अप्रोच जो कि अपने क्वांटिटेटिव में आ जाती है ना? पोस्ट पॉजिटिविज़्म जो कि क्वालिटेटिव में आ जाती है, वो स्टडी करेंगे। रिसर्च के मेथड्स क्या-क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी करेंगे, है ना? वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम एज़ इट इज़ रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं। क्वालिटेटिव में हम क्या इंडक्टिव करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, डिडक्टिव करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के, थीसिस और आर्टिकल कैसे, है ना? फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये सब पढ़ेंगे। फॉर्मेट में एपीए स्टाइल भी पढ़ेंगे, एमएलए स्टाइल भी बोले पढ़ेंगे, शिकागो भी पढ़ेंगे। रेफरेंस के स्टाइलिंग जो भी इन टेक्स्ट साइटेशन दी जाती है वो भी पढ़ाऊंगी आपको। पैरेंथेसिस जो दी जाती है वो भी पढ़ाऊंगी। रिसर्च एथिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा और साथ में मेरी स्लाइड जो है वो आपको हिंदी प्लस में इंग्लिश दोनों में मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो हिंदी है वो गूगल ट्रांसलेटेड नहीं है, तो आप प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी है ये। तो यहाँ पे हिंदी भी एक बार रीड कर देती हूँ। अनुसंधान का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। सकारात्मकतावाद, अनुसंधान के लिए उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण, अनुसंधान के तरीके, प्रायोगिक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक।
गुणात्मक, मात्रात्मक तरीके, अनुसंधान के कदम, थीसिस लेख लेखन, प्रारूप, स्तर की शैलियाँ, आईसीटी यूज़ और नैतिकता पर शोध। ठीक है? तो ये हिंदी में मैंने रीड कर दिया। अब पढ़ते हैं, देखिए। रिसर्च का क्या मीनिंग होता है? रिसर्च आप ना कोई भी वर्ड हो ना उसको तोड़ के देखा करो। सर्च दिया अपने को, हम अगर तोड़ेंगे क्या बनेगा? री प्लस सर्च। री प्लस सर्च, री का मतलब क्या होता है? दोबारा, बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार करना। सर्च का मतलब कि खोजना, डिस्कवर करना। तो रिसर्च का मतलब क्या हो गया? बार बार खोजना। ठीक है, तो रिसर्च हो। तो रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है ना, डाटा को इकट्ठा करती है, उसको अरेंज भी करती है, को इवेल्युएट करती है एविडेंस के आधार पर, और डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट को, उसको रिसर्च बोलेंगे। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने ग्रेविटी, एक टॉपिक है, ग्रेविटी एक सब्जेक्ट है ना? तो उस पे मैंने क्या करा, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन ना उस पर मैंने डिस्कवर करा, खोजा उसको, सर्च करा उसके ऊपर, बार बार खोजा उसके ऊपर। तो मैंने इसके इससे रिलेटेड जितने भी डाटा थे, डाटा उसको इकट्ठा करा, है ना? फिर उस डाटा को अरेंज करा, फिर मैंने उसको इवेल्युएट करा, है ना? उसके एविडेंस देखे क्या निकलते हैं, और उसके बाद में फिर मैं कोई कंक्लूजन पे निकली। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिसर्च कर रहे हैं हम, है ना? तो ये है वो, इट माइट बी कैरिड आउट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन, एक थ्योरी। मतलब रिसर्च करने से हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खोजबीन करते हैं किसी तथ्यों की, विचारों की, फैक्ट्स, आइडियाज की, है ना, किसी सब्जेक्ट की। और साथ में थ्योरी भी बिल्ड कर देते हैं। जैसे कि ग्रेविटी की खोज करी थी, उसके बाद में ग्रेविटी की बना दी ना, कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि अर्थ है उसकी ग्रेविटी है ना? थ्योरी भी आ जाती है। लर्न मोर अबाउट ए बिहेवियर, कॉम्प्रिहेंड है फिनोमेना। अब जो ये रिसर्च है वो क्यों की जाती है? हम कोई थ्योरी बनाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई फिनोमिना है, कोई सिचुएशन है, उसको कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझना, किसी फिनोमिना को समझने के लिए, लर्न करने के लिए, मोर अबाउट ए बिहेवियर, मतलब कोई एक बिहेवियर है, कोई एक पैटर्न है, उसको हमें समझना है और ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो आपको समझ आया रिसर्च का मीनिंग? मतलब कोई भी अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी फैक्ट्स के बारे में नॉलेज देनी है, उसके बारे में ज़्यादा समझना है और अच्छे से समझना है, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इस चीज़ के लिए, थ्योरी बिल्ड करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में क्या क्या इन्वॉल्व है? कि नई नॉलेज को क्रिएट करना, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या है? कि वो इनोवेटिव हो। अच्छा, इसमें नई नॉलेज क्रिएट करें हम, क्योंकि सर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे तो नई नई नॉलेज मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना हमारी, उसको हम नए और क्रिएटिव वे में लेके आते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको नए और क्रिएटिव वे में लेके आते हैं। यहाँ पर हम जनरेट करते हैं न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, मैथडोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग। 1 सेकेंड, मेरा पानी पी लेती हूँ। अब पढ़ते हैं। थोड़ा गला मेरा ठंडा पानी पी लिया था तो खराब सा हो गया था। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? नए-नए कॉन्सेप्ट को ना जनरेट करते हैं, नए-नए मेथड्स को, मेथोडोलॉजीज़ को, और डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है? और इसमें हम क्या करेंगे? रिसर्च में हम सिंथेसिस करते हैं, एनालाइज़ करते हैं प्रीवियस रिसर्च को। अब आपको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ को रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? पहले से भी ऑलरेडी काफ़ी रिसर्चेज़ हुई हुई होती है ना? अब हम मान लो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, है ना? या फिर एआई मान लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसे तो नहीं है कि हम अकेले हैं इस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस पे ऑलरेडी 2-3 ऑथर की, मान लो 4 ऑथर की, 5 ऑथर क्या है, रिसर्च की हुई होती है। तो जब भी हम रिसर्च करेंगे ना, हम एनालाइज़ करेंगे डाटा को, और सिंथेसिस का मतलब होता है कि सारा का सारा डाटा कोलैक्ट एक जगह करना, है ना? तो सारी की सारी रिसर्च को हम एनालाइज़ करेंगे, एनालाइज़ करने के बाद में उसको सिंथेसिस कर देंगे, है ना? एनालाइज़ का मतलब होता है एक बड़े टॉपिक को, बड़े सब्जेक्ट को टुकड़ों में बाँट के हम स्टडी करेंगे, और फिर सारे टुकड़ों को जोड़कर हम उसको इकट्ठा स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे सिंथेसिस। जैसे कि अपना पेपर 1 है, उसमें अगर उसको पूरा स्टडी करेंगे
तो अपने को जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन हमने इसके 10 पार्ट कर दिए, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, है ना? तो एनालाइज़ कर दिया, एनालाइज़ करके पढ़ रहे हैं। अब ये जब ये सारी 10 यूनिट अपनी हो जाएगी, उसके बाद में हम कंबाइंड रिवीजन करेंगे, उसको बोलेंगे सिंथेसिस, ठीक है? तो रिसर्च का मीनिंग आपको समझ आया होगा। ये देखिए हिंदी में भी है, ये पढ़ लेना आप। अब हम देखते हैं, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज। अब रिसर्च क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, हम किस लिए करते हैं? हमें नई नॉलेज लेनी होती है ना? न्यू नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमें डीप चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग। हम सोसाइटी में अपनी जो सोसाइटी है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, है ना? और हमें अपनी नॉलेज को डेवलप करना है। ये सब चीज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं। हमारी पर्पस क्या है? गोल क्या है? किस लिए रिसर्च करते हैं? हम किसी सिचुएशन को, किसी फिनोमेना को, किसी के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसलिए रिसर्च करते हैं। हम किसी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी रिसर्च करेंगे। जैसे कि अपने पास ग्रेविटी की थ्योरी है, ग्रेविटी की थ्योरी है, तो हमारे मन में आएगा हम ऐसे कैसे सच मान लें? तो हम इस पे रिसर्च करेंगे। तो हम क्या करके, ग्रेविटी थ्योरी में बोला है कि कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगी। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इस थ्योरी को टेस्ट करा कि मैंने पेन फेंक के देखा ऊपर, तो वो नीचे गिरा। फिर मैंने एप्पल फेंका, वो भी नीचे गिर गया। फिर मैंने बुक फेंकी, वो भी नीचे गिर गई। तो ऐसे-ऐसे मैंने टेस्ट करा ना, तो थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड न्यू कस्टमर। अब हम ये भी देखेंगे, अगर कंपनी वगैरह रिसर्च कर रही है तो कि क्या पोटेंशियल है कस्टमर का, कस्टमर कितना पे कर सकते हैं, कितना कस्टमर और आ सकते हैं, नए कस्टमर कौन से हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है अपने उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, हमारे गोल्स कैसे सेट करने हैं, मार्केट की स्ट्रेटजीज को कैसे डेवलप करें, बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनको एनालाइज करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। पुटिंग टुगेदर ए बिजनेस एक्सप्लेनेशन प्लान, हम क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्लान बनाते हैं, इसके लिए रिसर्च करते हैं। बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इन सब चीज के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने पीजी भी किया हुआ है, और पीजी करने के बाद में ही आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हो, है ना? जेआरएफ की, नेट की। तो अब क्या है, आपको इतना तो पता है रिसर्च क्या होता है। हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, है ना? कस्टमर के बारे में करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स तो आपको कस्टमर क्या होता है, मार्केट क्या होती है, सही है ना? है ना? अब ये देखिए रिसर्च के कि रिसर्च किस-किस टाइप की हो सकती है। रिसर्च सिस्टमैटिक अप्रोच है। रिसर्च की क्या है करैक्टरिस्टिक्स, क्या है? रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएँ। ये क्या है, इटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती है, सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव है यानी कि हमारे गोल पर बेस्ड है, और अनबायस्ड है। रिसर्च क्या कभी बायसनेस नहीं आनी चाहिए इसमें, अनबायस्ड होनी चाहिए। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, लाइफ पर बेस्ड है। रेप्लिकेबल मतलब कि इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं हम। ट्रांसपेरेंसी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। लॉजिकल और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें, लॉजिक्स लगाते हैं हम, है ना? अच्छी सोच रखते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तब ये होती है। पीयर रिव्यू रिसर्च भी होती है, जो कि हमारे पीएस ने, कॉलीग्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, सबने को हमारी रिसर्च को देखा हो, सुपरवाइज करा हो, पीयर रिव्यू। अब हम देखते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में रिसर्च का डिज़ाइन आ जाता है, रिसर्च का डिज़ाइन आ जाता है। अब रिसर्च का डिज़ाइन मतलब कि रिसर्च हम कर रहे हैं, तो कौन-सा डिज़ाइन अपना रहे हैं, मतलब रिसर्च का कौन-सा मेथड अपना रहे हैं। देखो, 2 चीज़ होती है यहाँ पे, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर तो ये एक वाइडर कंसेप्ट है। ये क्या है? वाइडर कंसेप्ट। इसके अंदर रिसर्च के मेथड्स भी आ जाएँगे, है ना? इसके अंदर एक रिसर्च का डिज़ाइन भी आ जाएगा, रिसर्च का डिज़ाइन, है ना? और बाकी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएगी। तो एक वाइडर टर्म है मेथोडोलॉजी। जो मेथड है, मेथड यानी कि तरीके, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल और बाकी सब हो गए, एक्सप्लोर। डिज़ाइन में आ जाएगा, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है ना? ये सारी चीज़ें। जैसे कि हम और टूल्स में कौन से आ जाएँगे? टूल्स में आ जाएँगे जैसे लिकर्ट स्केल हो गई, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये ऐसे टूल्स भी आते हैं, है ना? एसईएम हो गया, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल हो गए, ये टूल्स यूज़ करते हैं।
तो ये रिसर्च लिखने के लिए आपको करना पड़ता है। यहाँ पर ये कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की विशेषता क्या है? इसमें एक रिसर्च डिज़ाइन होएगा। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन कौन-सा होता है? जो रिलायबल हो, जिस पर विश्वास कर सकें, जो वैलिड भी हो, वैध हो, न्यूट्रल हो, बायसनेस ना हो और जनरलाइज़ेबल यानी कि जिसको जनरलाइज़ कर सके, सभी जगह अप्लाई कर सके, ऐसा होना चाहिए। इट आउटलाइन द प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च का डिज़ाइन क्या होता है? एक आउटलाइन होती है। आउटलाइन किसकी होएगी? कि कौन से प्रोसीजर हम अपना रहे हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मेरा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसको अगर मुझे करना है, उसको मुझे फॉलो करना है, तो मैं कौन से मेथड्स को अपना रही हूँ, कौन से डिज़ाइंस को अपना रही हूँ, वो रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा। इसको हम एक ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट है ये। जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक मैप, एक नक्शा तैयार करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना घर बनवाते हैं। वैसे ही जब हम रिसर्च करेंगे ना, तो रिसर्च के लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमें ये मेथड अपनाने हैं, ये रिसर्च डिज़ाइन अपनाना है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिसर्च डिज़ाइन। कि रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट, एक आउटलाइन होती है जो हमें बताएगी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में हमें कौन-सा मेथड यूज़ करना है और वो मेथड वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, जनरलाइज़ेबल। ठीक है? तो अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च वो होएगी जहाँ हम क्या चाहेंगे? एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिसिपेट derive meaning from their surrounding and how that meaning influence their behavior, uses first hand experience to connotation to एक्चुअल कन्वर्सेशन। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च वो क्या करती हैं? इसमें हम हमारा मकसद, हमारा एम ये होता है कि हम देखें कि कोई भी पर्सन या जितने भी पार्टिसिपेंट है जो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट हैं, वो पार्टिसिपेट ना अपने आसपास से कैसे नॉलेज को लेते हैं, कैसे किसी के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे किसी के बिहेवियर से ना इन्फ्लुएंस होते, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके ना उससे मीनिंग डराइव करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे, मतलब कि खुद जाके प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोलेंगे। ट्रूथफुल रिपोर्टिंग मतलब कि सच्चाई से रिपोर्ट बनाना, है ना? एक्चुअल कन्वर्सेशन, इन सबको सुनेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो फील्ड में भी हो सकती है, लेबोरेटरी में भी हो सकती है। क्वालिटेटिव क्या होती है? एक फ्लेक्सिबल रिसर्च होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि जो जिसमें रिजिडिटी ना हो, वो सारी जगह अप्लाई नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि क्वालिटेटिव कभी भी जनरलाइज़ेशन नहीं होती है। जनरलाइज़ेशन नहीं होती है क्योंकि हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कोई एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन में जैसे मैंने झूठ बोला, मान लो मैंने झूठ बोला, तो मेरी मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा, ठीक है? स्लैप मारा मेरे। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, वो मेरी अकेली की है क्योंकि मैंने झूठ बोला, उसके अकॉर्डिंग मेरी मम्मी ने रिएक्ट मेरे को स्लैप मारा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अगर कोई झूठ बोलेगा, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई झूठ बोलेगा तो उसके थप्पड़ ही पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है किसी के पेरेंट्स हाथ ना उठाते, है ना? तो यहाँ पर ये जो मैं बोल रही हूँ, वो जनरलाइज़ नहीं कर सकते, दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो ये मेरी एक पे की प्रॉब्लम हो गई। तो ये वाली अगर मैं थ्योरी बनाती हूँ कि झूठ बोलता है, तो उसके थप्पड़ पड़ेगा। तो इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब 100% श्योर नहीं है हम कि हमेशा थप्पड़ ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इट मीन्स ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, ठीक है? तो ये किस में आएगा? ये आएगा क्वांटिटेटिव में। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने, चाहे आप दिल्ली चल जाओ, चाहे मैसूर चले जाओ, चाहे वो मनाली चले, कहीं भी चले जाओ, अगर हाइड्रोजन के साथ में अगर आप ये ऑक्सीजन मिक्स करोगे, तो पानी ही बनेगा, ये 100% श्योर है। यहाँ पर क्या है? रिजिडिटी है, यहाँ पर रिजिडिटी है। यहाँ पर कोई भी मतलब वो नहीं है प्रोबेबिलिटी, 100% श्योर हो यहाँ पर। तो ये क्वांटिटेटिव हो गई, क्वांटिटेटिव। जहाँ पर 100% श्योर नहीं होते, वो क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है, ठीक है? आई होप कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एकदम अच्छे से डिफरेंस आ गया होगा और इन दोनों के मीनिंग भी आप समझ गए। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च। अब फंडामेंटल रिसर्च होते हैं ना, उस बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये किस लिए होती है? ये देखिए, ऑल्सो नोन एज प्योर
और फंडामेंटल रिसर्च, इसको प्योर रिसर्च। ये रिसर्च है वो किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। फंडामेंटल रिसर्च, अब देखो फंडा, हम क्या बोलते, तेरा क्या फंडा है, क्या है, मतलब न्यू नॉलेज पे बेस्ड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, नई नई नॉलेज लेते हैं। क्या लेते हैं? नई नई नॉलेज लेते हैं, न्यू न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, न्यू न्यू आइडियाज को डिस्कवर, किसी भी नई नॉलेज को हम डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे। हम यहाँ पर उस चीज को टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इट मेनली थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल होती है, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एंड फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, और ये किस लिए की जाती है? ताकि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ना एडवांस नॉलेज मिल सके, इसलिए हम करते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च है एक थ्योरेटिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, जो कि हम एक नई नॉलेज को करने के लिए करते हैं। अब ये जो मैं लिखती हूँ ना, वो आप ध्यान रखना कि इसका जो रिसर्च डिजाइन है, इसका की पॉइंट क्या हो गया? ब्लू प्रिंट, ये कीवर्ड है इसका। क्वालिटेटिव का की 100% श्योर नहीं है, नॉट श्योर, ठीक है। रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल है ये, तो ये कीवर्ड है। ये अगर आप नोट्स भी बनाते हो तो ये चीजें लिखोगे आप। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? न्यू नॉलेज लेते हैं, न्यू नॉलेज लेते हैं, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, ये चीजें आपको लिखनी है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो ये सारा का सारा नहीं लिख, फिर तो मेरी स्लाइड ही नहीं है। स्लाइड है ना आपके पास? अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप क्रिस्प क्रिस्प वे में लिखोगे, क्रिस्प वे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या, जो चीज़ मैं बताती हूँ लिखो, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में कंक्लूजन भी आ जाएगा। हम देखते हैं, समराइज करते हैं मेन आइडिया फॉर रीडर एंड क्रिएट वेल रिटन आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस। हम यहाँ पर समराइज करते हैं जितने भी हमारे पास आइडियाज आते हैं, जितनी भी हमारे पास नॉलेज आती है उस चीज़ को, और हम अपने रिसर्च के जो क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, उनके आंसर भी फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, अब जो रिसर्च है उसके प्राइमरी रिसर्च मेथड कौन से होते हैं, हम ये भी देखते हैं कि गैदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम सब्जेक्ट, इट कैरिड आउट बाय द रिसर्चर ऑन द थर्ड पार्टी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइमरी रिसर्च के मेथड कौन से होंगे, रिसर्च का क्वेश्चन क्या होएगा, कंटेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड होएगा, कौन सा टूल यूज करेंगे, किस टाइप की रिसर्च होगी, क्या सैंपल साइज होगा, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ये सब चीज़ हम देखते हैं रिसर्च में, क्या। तो ये इसकी अब देखिए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, हम किस लिए रिसर्च करते हैं। देखिए, कंसाइज स्टेटमेंट, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक संक्षिप्त विवरण होता है, संक्षिप्त विवरण, जो हमें बताता है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको बोलेंगे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है ना, वो कैसे होने चाहिए? ये ऐसे होने चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो किस किस मतलब कि कीप इट शॉर्ट और सिंपल, तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? किस होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट और सिंपल। देखिए, दी कीप द रिसर्च फोकस एंड स्पेसिफाई इट्स पैरामीटर। जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, कि आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होने चाहिए कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव है ना। और उसके पैरामीटर पता होना चाहिए। जैसे अभी आप मान लो रिसर्च कर रहे हो जेआरएफ के लिए, रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए मेरा क्या रिसर्च का टॉपिक है, क्या रिसर्च के गोल है, ठीक है। स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्मार्ट गोल। ये कैसे सेट रिसर्च के लिए, जब भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, जैसे कि मैंने रिसर्च लिखना है तो मेरा किस पे है, मेरा है मार्केटिंग सब्जेक्ट में, मार्केटिंग सब्जेक्ट में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे है। तो मेरे को मेरा गोल पता है कि मेरे को मार्केटिंग में करना है ना, एडवर्टीजमेंट लाइन में जाना है, या फिर मेरे को इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग में जाना है। तो मेरे को मेरा गोल पता है, तो पता होना चाहिए। और जो गोल होते हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को बस अपना गोल अचीव करना है, मेरे को पीएचडी करनी है, मैंने मेरा गोल मान लिया जेआरएफ है, ये जो गोल हो गया मेरा। तो इसके टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मैं 1 साल के अंदर-अंदर मेरे को जेआरएफ करना है। ऐसे नहीं जेआरएफ करना है कभी हो जाए चाहे, नहीं फिर कभी भी अपना क्लियर नहीं होगा, जब तक कि हम टाइम बाउंड नहीं रखेंगे। मैंने सोच लिया कि मेरे को अब जून वाला करना है, तो मेरा जून में हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं एफर्ट करूँगी। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ कोई ना 3-4 साल में आराम से हो जाएगा,
3-4 साल भी मैंने टाइम लिमिट रख दी। टाइम लिमिट रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोचूँगी कोई बात नहीं, जेआरएफ करना है, कभी भी हो जाए, तो कभी भी होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम एफर्ट भी लगा नहीं पाएँगे। तो हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, बँधा होना चाहिए कि 1 साल में, 2 साल में, जभी भी हम जितना भी सूटेबल हो हमारे लिए, उतना टाइम बाउंड हो। रियलिस्टिक हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, चाँद-तारे तोड़ के लेके आना है, नहीं। और या फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को ना बस पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये नहीं है, क्वांटिफ़ाई होना चाहिए जिसको हम क्वांटिफ़ाई कर सकें, कि मेरे को जेआरएफ चाहिए जैसे। अगर मैं कह दूँ मेरे को मार्क्स लेके आने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं ये नहीं बताया तो ये गोल थोड़ी ना होगा। अगर मैं बोलूँ 300 में से मेरे को 200 मार्क्स लाने हैं तो ये ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे को मार्क्स लेके आने हैं बस, कितने लाने हैं ये नहीं पता, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो क्वांटिफ़ाई करे जा क किया जा सके उसको, रियलिस्टिक हो, रियल में उसको अचीव भी कर सकें। अचीवेबल हो, ऐसे नहीं हो चाँद-तारे तोड़ने का, ठीक है? या फिर मैं वो पढ़ती कुछ हूँ, नहीं मैं सोचूँगी कि मेरे को पीएम बनना है, तो अचीवेबल नहीं है, अचीव होनी चाहिए और स्पेसिफ़ाई होनी चाहिए जिसको किया जा सके, ठीक है? तो एडिशनल रिसर्च गोल मस्ट बी, रिसर्च गोल कैसे होनी चाहिए? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब कि स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जर्वे ऑब्जरेबल यानी कि जिसको ऑब्जर्व कर सके, लॉजिकल होनी चाहिए, जो रेलेवेंट हो, जो फीजिबल हो, जिसको हम पास के आसानी से पास के, ठीक है? आफ्टर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च पेपर, द स्टडी ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड। मतलब कि जो गोल्स होते हैं ना, वो सीधी-सी बात है देखो। एक तो हम उसको बता सके, टाइम बाउंडेड भी हो, ऑब्जर्व कर सके, रेलेवेंट होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, ऑब्जर्व कर सके, एकदम स्पष्ट होने चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये सारे गोल को ध्यान में रखते ही हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। अब गोल जो होते हैं ना, उनको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट्स को हम मैनेज करते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर पिक्चर देते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होएगी, है ना? और हमें कैसे उसको अचीव करना है। अगर गोल ही नहीं होएगा तो हम ना तो स्ट्रैटेजी बना पाएँगे, ना उसको अचीव कर पाएँगे। तो अगर हमें गोल को अचीव करना है तो हमें स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव ये मैंने बता दिया कि ये कैसी स्टेटमेंट होती है, बताएगी कि आपको कैसे क्या काम करना है और अपने गोल इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, सर्च कैसे करोगे, बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे। ये देखिए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है वो बेस्ट प्रैक्टिस कब होएगी, मतलब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, है ना? अलाइन और रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च आप कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे कि आपके ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या करना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, लेकिन आप क्या जेआरएफ की प्रिपरेशन करने लग गए हो, है ना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड बोलो। वर्ब एक्शन यानी कि अपने उसके जो आपके गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी करने चाहिए। मेज़रेबल आउटकम्स भी आने चाहिए उसके, है ना? और रियलिस्टिक होने चाहिए जिसको हम रियल में अचीव कर सकें, फीज़िबल हो और स्कोप ऑफ स्टडी, स्टडी को ध्यान में रखते हुए करो, रेलेवेंस होने चाहिए, टारगेट ऑडियंस जो आपकी है उसको भी कंसीडर करो, है ना? रिव्यू करो और रिफाइन करो अपने गोल्स को। क्या मेरे गोल्स हैं? अडॉप्ट करो उसकी स्ट्रैटेजीज़ को, है ना? डेवलप करो योर ऑब्जेक्टिव कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। बस ये ही है, आपको मैंने बार-बार बता दिया कि आपको क्या आपको ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्लियर होने चाहिए, कंसाइज़ होने चाहिए, जिसको आप ईज़िली प्राप्त कर सको। ऐसा नहीं है कि चाँद-तारे तोड़ने वाले हैं। अगर आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है तो आपको क्या 5 स्टेप अपनाने होंगे। कौन-कौन से? सबसे पहले तो आप देखो ब्रॉड एरिया रिसर्च। आप ब्रॉड एरिया पे रिसर्च करो। 1 मिनट रुको, ये थोड़ा ब्लर नहीं दिखेगा। दिख रहा है सही? आई थिंक आपको हुँ, देखिए, ये कहते हैं ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। रिसर्च के एरिया को देखो आप, आपके पास बहुत सारे एरिया होते हैं, रिफाइन करो आपकी रिसर्च को। जैसे कि आपके पास बहुत सारा स्कोप है, आप मार्केटिंग की रिसर्च करना चाहते हो, तो आपके पास ब्रॉड एरिया है, मार्केटिंग भी कौन इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कौन-सी मार्केटिंग करना चाहते हो? और फिर उनके अंदर भी आपको देखना है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर रहे हो तो सेलिब्रिटी का देख रहे हो, कंज्यूमर का देख रहे हो, मैन्युफैक्चरर का देख रहे हो, एंडोर्सर का, किसका देख रहे हो वो सब चीज़। तो आप अपनी रिफाइन मतलब कि उसको छानो, आप बड़े से छोटे-छोटे
पे जाओ, ऐसे रिफाइन करो, लिटरेचर रिसर्च करो कि पहले ऑलरेडी कितनी रिसर्चेस हो चुकी है, उन्होंने क्या बोला है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, इसको आप रिफाइन करोगे। तो उस लिटरेचर रिव्यू करोगे, देखोगे कि पहले किसने स्टडी की हुई है ना, कैसे-कैसे की हुई है, उसको देख के आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करो। ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड चल रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का चल रहा है, में रखते हुए आप करो। फिर देखो रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, आप देखोगे लिटरेचर रिसर्च करना चाहते हो आप, करंट ट्रेंड, एक्सपर्ट का इनपुट देखना चाहते हो, फाइनर फ्रेमवर्क अपनाना चाहते हो, ये सब। फिर आप देखोगे रिसर्च के क्वेश्चंस क्या-क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या होना चाहिए, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, नहीं करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप देखोगे हाइपोथेसिस को कैसे हम डेवलप करेंगे, हाइपो जो अपने गोल्स होते हैं, वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब कि अच्छे होने चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट होने चाहिए, है ना? टाइम बाउंड होने चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव, ये ट्रिक है स्मार्ट, इसे आप याद कर सकते हो। स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक, मेज़रेबल हो, अचीव होने वाले होने चाहिए, रेलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो, ठीक? तो ये सब चीज़ें। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक। जनरल मतलब कि जैसे हमें सिविल में सेवा करनी है समाज की, स्पेसिफिक जैसे कोई टीचर बनना है, मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक तो जनरल नॉर्मली हम हैं, एक स्पेसिफिक जैसे मेरे को आईएएस में, तो ये अपने स्पेसिफिक होते हैं जो हम खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो ये अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने की प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रॉड एरिया देखेंगे रिसर्च का, हमने सारा एरिया देख लिया, उसके बाद में हम रिसर्च की प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या रिसर्च आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मेन क्या है, अंदर वाला नहीं पढ़ना है, अंदर वाला का नहीं है, ये मेन है, ठीक? तो आपको एक ये ध्यान रखना है स्मार्ट। फिर देखना है आपको जब गोल बनाते हो तो आप देखोगे रिसर्च पहले क्या हो चुकी है, रिसर्च का ब्रॉड एरिया, फिर रिसर्च की प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करोगे, रिसर्च का क्वेश्चंस क्या होएगा, हाइपोथेसिस बनाएंगे और रिसर्च अचीव करना है वो देखोगे, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ जी, देखिए अब है टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, एक्सप्लानेटरी भी हो सकते हैं, प्रेडिक्टिव भी हो सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लोर करना यानी कि नई नई नॉलेज को लेना, नई नॉलेज को हम लेना चाहते हैं, है ना? किसी डाटा को, फैक्ट्स को इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, ये अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसका कीवर्ड है एज इट एज, मतलब वैसे का वैसा डिस्क्राइब करना, हमारे पास कोई थ्योरी है, हमारे पास कोई थ्योरी है, कोई है, तो हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव, है ना? और एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की। अब आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव में इसमें क्या डिफरेंस है? जो ये डिस्क्रिप्टिव है ना, इसमें तो क्या करेंगे, कोई थ्योरी पहले ही हम दी हुई है, उसके ऊपर हम रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे, है ना? उसी से डाटा लेते हैं, तो वो हो गई डिस्क्रिप्टिव में, एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही डिस्क्राइब करना। जो एक्सप्लेनेटरी है ना, एक्सप्लेनेटरी ये होती है जैसे अपनी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट नेशनल अ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, जो भी प्रोग्राम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये जो भी प्रोग्राम चलाती है ना? प्रोग्राम करेगी, उन सब प्रोग्राम्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोला हुआ है, क्या नहीं। इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, हम अपना भी बायसनेस ला ले आते हैं, अपने ये आता है ना? प्रिडिक्टिव में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव में हम फ्यूचर आउटकम्स देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं। क्या इवेंट चल रहे हैं, अभी करंट में क्या चल रहा है? प्रिडिक्टिव देखो नाम से पता चलता है, प्रिडिक्ट करना। करंट की सिचुएशन को देखते हुए हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं, है ना? तो वो हो गई। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं। देखिए, चेंज कर लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ए प्रीवियस अनस्टडी टॉपिक। अब एक नया टॉपिक है जिस पर अभी स्टडी नहीं की हुई, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। कोई एक इशू है, कोई एक फिनोमेना यानी सिचुएशंस है ना? उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। मैंने बताया ना, नई नई नॉलेज लेना, जनरलाइज करते हैं किसी आइडिया को, हाइपोथेसिस को। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, किसी एक ग्रुप की, किसी पॉपुलेशन की, पूरे की क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स हैं, तो एज इट इज डिस्क्राइब करना। एज आई ऑलरेडी सेड टू यू
कि ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें हम एज इट इज करते हैं। एक्सप्लानेटरी में क्या करते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब एक्सप्लान में मैंने बताया कि आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये बोला हुआ है, देखो डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करते हैं हम करेक्टरिस्टिक को, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है ना। और यहाँ पर हम रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स के बीच में कि क्या कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, कौन तो कोज है, क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि पीएम मोदी जी ने अपना कोई एक प्लान चलाया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी बनाई है ना। तो ये कोज है, इसके कारण क्या हुआ, आजकल एजुकेशन बढ़ गई है ना, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ये कोज होगी। तो कोज और रिलेशनशिप इन दोनों को स्टडी करेंगे, एक्सप्लानेटरी में आ जाएगा। फिर प्रिडिक्टिव की बात करेंगे तो प्रिडिक्टिव में क्या करते हैं, फ्यूचर आउटकम्स इवेंट पे हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। एग्जिस्टिंग डाटा सैंपल देखो, करंट सिचुएशन मैंने बताया था ना कि एग्जिस्टिंग जो डाटा है, ट्रेंड है, उसको देखते हुए फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो आ जाएगी क्या, कौन सी, प्रिडिक्टिव। अब ये देखिए अनुमानक। फिर है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में का मतलब कि हम क्या देखेंगे, रीजन पता करेंगे, कोज पता करेंगे कि कोज क्या है, उसके करेंगे है ना स्टडी। तो आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर कंट्रीब्यूट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि कौन से फैक्टर है वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, पता लगाना, रीजन पता लगाना। कंपैरेटिव में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टू और मोर ग्रुप को किसी सिचुएशन को समझने के लिए, है ना। तो कंपैरेटिव रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक अच्छी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो अपनी स्कोप ऑफ स्टडी को डिस्क्राइब कर सके कि हमें क्या चीज़ स्टडी करनी है क्या नहीं, डायरेक्शन दे उनकी रिसर्च को, क्या किस डायरेक्शन में जाएगी, हेल्प करें मेंटेन फोकस एंड अवॉइड डाइवर्शन। मतलब कि ऐसी रिसर्च जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ चल रही है ना, तो अच्छे ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो एक तो स्कोप ऑफ स्टडी बताए कि आपको कहाँ पर स्टडी करनी है, कैसे डायरेक्शन दे, फोकस बनाने में हेल्प करे, टाइम के वेस्टेज को कम करे, मनी के, रिसोर्सेज के, एनर्जी के, इन सब के वेस्टेज को कम से कम करे। मतलब कि हमारे अगर गोल है वो अच्छे होंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, सब चीज़ अच्छी होगी। ठीक है। अब है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, 1 सेकेंड देखते हो पास कितना टाइम है, अकॉर्डिंगली आपको करवा देती हूँ, अभी तो है 9 मिनट है। देखिए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसको हम कैसे बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा कि कौन सा इशू आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, जब हम फॉर्मुलेट करेंगे बनाएंगे तो देखेंगे इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ रही है। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस रिसर्च को देखेंगे, उस टॉपिक पर पहले कौन कौन सी रिसर्च की गई है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो हम रिसर्च के गैप ढूंढेंगे, क्या गैप है करंट स्टडी में, उनको क्या करना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, थ्योरेटिकल अब से अपनाई गई है, और फिर उन जो गैप आए थे ना, उन गैप के बिहाफ पर ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर रीराइट करेंगे रिसर्च के चैलेंजेस को, फिर वेरीफाई करेंगे गैप्स जो लिटरेचर रिव्यू में दिए हुए हैं एक्चुअली ज़रूरी है। फिर ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करके उस पर रिसर्च करेंगे। अब आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको मेरी तरीके से बता, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। इस प्रॉब्लम के लिए हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, एक मान लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा अभी इस पर कितनी स्टडी हो चुकी, प्रीवियस स्टडी को देखा, प्रीवियस स्टडी को देखा। फिर मैंने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू करा, प्रीवियस स्टडी में ही मान लो ये आ जाएगा, पहले की रिसर्चेस को पढ़ा, पहले की रिसर्चेस को पढ़ना उसको ही तो बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, है ना। तो प्रीवियस स्टडी को मैंने पढ़ा, लिटरेचर रिव्यू करा, लिटरेचर रिव्यू कर लिया। उसके बाद में मैंने गैप्स देखे, इनमें क्या गैप्स आ रहे हैं पहले वाली स्टडी में। जैसे कि पहले इस पे स्टडी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसकी हुई है मान लो, तो उस पे हुई है कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ता है मान लो, ठीक है, कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एम्प्लॉय पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन पर स्टडी हुई है। लेकिन किसी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज पर स्टडी क्या नहीं बोला हुआ, इस चीज पर स्टडी नहीं हुई है। तो ये गैप है ना, गैप है कि हम गैप ढूंढेंगे किस चीज पर स्टडी नहीं की हुई है,
गैप ढूंढ लिया, गैप फाइंड आउट कर लिया, फिर गैप, उस गैप के बेस पर कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे या की हुई है उसने, है ना, उसने कौन से मेथड को कौन सी टेक्निक यूज करी हुई है, वो चीज बताएंगे। फिर हमने वो देख लिया, अब हम देखेंगे कि हम ना इन गैप को फिलअप करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन गैप को फिलअप करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, एआई का सोसाइटी पर, एआई का स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस गैप को हम फिलअप करेंगे। गैप को फिलअप कर लिया, उसके लिए हम देखेंगे अब हमें कौन से मेथड, हमें कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम रिसर्च के अपने गोल बना लेंगे। मेरा गोल बन जाएगा कि मेरे को एआई का ना सोसाइटी पर, स्टूडेंट पे इफेक्ट देखना है, इसके लिए मैं रिसर्च करूंगी। तो मैंने मेरा गोल सिलेक्ट किया, फिर मैं करने लग जाऊंगी। ठीक है, तो ये होती है एक रिसर्च की कि जिससे हम जैसे अगर बनाते हैं तो भी यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। ठीक है, अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव या रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखिए। देखिए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम नेचर देखना चाहते हैं, है? या फिर हम पर्पस देखना चाहते हैं, कौन से पर्पस देखना चाहते हैं, पर ना जाके ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, कंपैरेटिव, प्रेडिक्टिव, फॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, लॉन्गिट्यूडिनल। अब एक एक करके हम इन सारी रिसर्चेस को पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, एक एक करके हम इन सब। अभी मैंने आपको कौन सी के बारे में बता दिया है? आप बता सकते हो मेरे को कौन सी रिसर्च के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, आइडिया मेन मेन कहाँ दे चुकी। देखिए, आपको अभी तक मैंने डिस्क्रिप्टिव का बता दिया कि इसमें हम किसी भी थ्योरीज को, है ना, किसी भी ग्रुप की किसी की हम करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के नेचर को बताते हैं, लेकिन कैसे बताते हैं, एज इट एज, वैसे का वैसा, कोई बायसनेस नहीं होती। ये 100%, अब देखो इसमें जो मैं एज इट इज बताऊँ 100% श्योरिटी होएगी, जो चीज़ मैं बता रही हूँ सेम सेम वही दूसरा बताए, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव किस में आती है, डिस्क्रिप्टिव आती है क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव मैंने क्या बताया था, जहां पर बायसनेस नहीं होती बिल्कुल भी, 100% श्योर होते हैं। अगर कोई बात मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन प्लस O2 है वो पानी बनाएगा, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वहां पर बाकी लोग भी सेम ही बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव होगी। एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना, नई नई नॉलेज लेना, नई नई स्टडी करना, है ना, फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं इसको, पायलट स्टडी भी बोलते हैं, कि हम कोई एक कॉन्सेप्ट के बारे में जस्ट आइडिया लेते हैं, जस्ट आइडिया लेने के लिए भी हम करते हैं, जस्ट आइडिया लेने के लिए। ठीक है, एक्सप्लानेटरी मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स वगैरह होते हैं, ये दोनों में आ जाते हैं, क्वालिटी में भी, क्वांटिटेटिव में भी। कंपैरेटिव में हम दो ग्रुप्स को, दो फैक्ट्स को, दो थ्योरीज को आपस में, प्रिडिक्टिव में मतलब करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके बिहाफ पर हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं। नॉर्मेटिव रिसर्च जो नॉर्मली करते हैं। क्वालिटेटिव आपको बता दिया जिसमें 100% नहीं होती। क्वांटिटेटिव जिसमें 100% है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लॉन्ग, नाम से पता, लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक की जाने वाली रिसर्च। और लंबे समय तक कौन सी, एक ही टॉपिक पे लंबे समय तक करेंगे, नाम से पता चला ना कि एक ही टॉपिक है हमारे पास, एक ही टॉपिक पे लंबे समय तक हम रिसर्च करेंगे, वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। क्रॉस सेक्शनल यानी क्रॉस कब करते हैं, जब हम हमारे पास एक से ज्यादा कोई चीज, है ना, तो क्रॉस कब करेंगे, एक से ज्यादा कोई चीज, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़े समय के लिए लेकिन एक से ज्यादा टॉपिक पर रिसर्च करते हैं थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल में क्या था कि एक ही टॉपिक पर काफी टाइम तक, कई सालों तक रिसर्च करेंगे। यहाँ क्रॉस सेक्शनल में है कि काफी सारे टॉपिक पर एक ही साल में एक ही टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में रिसर्च करेंगे। क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी का करेंगे हम। काफी बड़ी हो गई है क्लास क्योंकि पहले ही 50 मिनट की है। देखिए, रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज हमने काफी कुछ। रिसर्च के टाइप्स में क्या है, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव, इथनोग्राफिक, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेटरी, ग्राउंडेड, हिस्टोरिकल फिनोमेना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको ना 2 मिनट बची है तो रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या किया है हमने बाकी। देखिए,
पहले हमने देखा रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग देखा, री प्लस सर्च रिसर्च, री प्लस पहले हमने सिलेबस देखा था, है ना? सिलेबस बता दिया, फिर मैंने बताया आपको रिसर्च का मीनिंग क्या होता है कि री प्लस सर्च, बार-बार सर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, वो होता है रिसर्च। किसी चीज़ के बारे में हम क्या डाटा कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, कोई नई नॉलेज लेना चाहते हैं ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही और ज़्यादा अच्छे डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं रिसर्च। फिर हमने देखा रिसर्च के पर्पस क्या होते हैं, गोल सेट करना, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह देखी थी। फिर हमने देखा रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे, बायस नहीं होनी चाहिए, पीयर रिव्यू, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि इसमें रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को हम बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, जो हमें हमारी रिसर्च प्रोसेस के बारे में बताते हैं, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि 100% श्योर नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती, फंडामेंटल जिसको हम प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, नई नॉलेज लेते हैं, है ना? कंक्लूजन भी देखते हैं, क्या कंक्लूजन निकला। प्राइमरी रिसर्च के मेथड कौन से यूज़ करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस क्या-क्या होंगे, है ना? कौन से गैप है जिनको फाइंड आउट करने के लिए हम नई नॉलेज करेंगे। कंटेंट एनालाइज़ कैसे करेंगे हम, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होएगा, क्या सैंपल अवेलेबल होंगे, वो से देखेंगे। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम देखेंगे। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़रेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और रेलिवेंट और टाइम बाउंड हो, यानी कि कोई स्पेशल हो जिसको माप सके, अचीव कर सके, जो रेलिवेंट हो, है ना, संबंधित हो और टाइम बाउंड हो, ये देखें। फिर हमने देखा कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो है उसको कैसे हम डेवलप करते हैं, पहले ब्रॉड एरिया पे देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हाइपोथेसिस बना के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर हमने देखा एक्सप्लोरेटरी मतलब नई नॉलेज लेना, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट टेस्टिंग, डिस्क्रिप्टिव में एज इट इज डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, प्रिडिक्टिव में हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं करंट सिचुएशंस के आधार पर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में, डायग्नोस्ट में हम रीजन को देखते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कॉज हो रही है उनको देखते हैं, कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हैं। अच्छे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, जो हमें डायरेक्शन बताए, स्कोप बताए, हमारा वेस्टेज टाइम, मनी, एफर्ट्स वेस्ट होने से बचाए, है ना? रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम, वो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस कल मिलते हैं। बाय, टेक